कल हमारी डिस्कशन जो हमने स्टार्ट की थी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू किन हालात में हम यूज़ करेंगे, ये एक छोटी सी ग्रिड थी और उसके साथ कुछ एडिशनल मटेरियल मैंने आपको सपोर्ट में दिया था। ये जनाब, इन हालात में हम एपीवी का टूल यूज़ करेंगे। एपीवी के टूल के स्टेप्स क्या हैं? बेस केस एनपीवी निकाली जाती है। बेस केस एनपीवी के बाद फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को कंसिडर किया जाता है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करके उनकी पीवी ली जाती है। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करके उनकी पीवी ली जाती है और ये इस स्टेप में जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की पीवी आपने निकाली उसको बेस केस एनपीवी में एडजस्ट करके आप एपीवी पे पहुंचते हैं। ये हमारी कल की डिस्कशन थी और कल हमने जो 6 एडजस्टमेंट्स थी उनकी मैक्सिमम कंप्रिहेंसिव लिस्ट हमने आइडेंटिफाई की थी। किन सर्कमस्टांसेस में हम एडजस्टमेंट 6 अलहदा करनी ज़रूरी नहीं है, कंबाइन की जा सकती है, उन पे भी बात हुई थी। हम अब इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट की आइडेंटिफिकेशन और उनकी कैलकुलेशन हमने डिस्कस करनी है, जिसके लिए हमने पहली इलस्ट्रेशन जो शुरू की थी दैट वाज इलस्ट्रेशन 45। तो इलस्ट्रेशन 45 हमारे पास है जी, पेज नंबर 201 पे किताब के। इसमें कल हमने बेस केस एनपीवी कैलकुलेट कर ली थी, जो कि आई थी कल हमारे पास, वो तो इधर थी कहीं। ये जी बेस केस एनपीवी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ये जी 66.03 मिलियन। हमारा प्रोजेक्ट कितना था? 800 मिलियन का। और प्रोजेक्ट कैश फ्लो लिए, केयू पे डिस्काउंट किया, बेस केस एनपीवी हमने निकाली थी 66.03। अब हम यहाँ से आगे आज इसको लेके चलते हैं। हम इलस्ट्रेशन 45 को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेस केस एनपीवी हमने पहले ही यहाँ पे ले ली हुई है, विच इज 66.03 रुपीज़ इन मिलियन है। अच्छा जी, जब आप बेस केस एनपीवी निकाल लेते हैं, इसके बाद आप जाते हैं प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारी कंपनी की फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जनाब वो हमें बताया गया है, कंपनी की फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी बॉटम पे कहीं नजर आ रही है। न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी फाइनेंस्ड एज फॉलोज: डिबेंचर रिडीमेबल 40%, राइट इशू इक्विटी 60%। तो जनाब अब हम एक वर्किंग बनाते हैं नीचे इसके मजीद, जिसमें हम स्टडी करते हैं फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को। पहले फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर हमारे पास जो आ रहा है उसमें डेट है 40%, तो 800 का 40% डेट हम लेंगे, ये बनेगा जी कितना रुपीज इन मिलियन में? 320। और इक्विटी है 800 का 60%, ये कितनी बनेगी? 480 मिलियन। ठीक है जी, ये हमारा फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है। अब हम वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे उनमें से कौन कौन सी एडजस्टमेंट यहां पे एप्लीकेबल है, रेलेवेंट है और उसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आवर एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट क्या है? इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद न्यू इशू ऑफ डेट और इक्विटी। तो जनाब जब ये हमने पहली एडजस्टमेंट जहन में रिकॉल करनी है और हमने फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर पे नजर दौड़ाते हुए देखना है कि क्या यहां पे हमारी कंपनी जो फाइनेंस रेज कर रही है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, क्या उस फाइनेंस रेज करने में इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है? द आंसर इज यस, फाइनेंस रेज करने में इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है। अच्छा जी, फाइनेंस रेज करने में इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो अब हम उस इशू कॉस्ट की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1, इशू कॉस्ट। हमारी इशू कॉस्ट डेट पे भी है, हमारी इशू कॉस्ट इक्विटी पे भी है। अब यहां पे जो असूल आपने सीखना है, कहीं ना कहीं किसी सोल्यूशन में दाएं बाएं पास पेपर करते हुए इससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ सकता है, लेकिन प्रिंसिपल आपको यही याद रखना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया हुआ है कि 800 मिलियन जो मशीनरी की कॉस्ट है वो नेट ऑफ इशू कॉस्ट है। मैंने थोड़ा अगर याद रखें, मैंने वहां पे आपको कल थोड़ी डिस्कशन की थी कि 800 मिलियन तो हमने सप्लायर को पे करने हैं। अगर फाइनेंस रेज करने में इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसका मतलब वी विल हैव टू रेज अ लिटिल एक्स्ट्रा टू कंपनसेट फॉर दैट। तो यहां पे बेसिकली ग्रॉसिंग अप मेथड चलता है। हम कहेंगे जी हमने डेट से रेज करना है 320, लेकिन डेट को रेज करने में 2% की इशू कॉस्ट आ जाती है। इसका मतलब नेट पैसा जो अवेलेबल होता है वो 98 है, तो 100 हमें डेट कितना लेना है? सिंपल ग्रॉसिंग अप कि जो हम फाइनेंस रेज करेंगे 2% ऑफ द फाइनेंस रेज इशू कॉस्ट आती है, तो फिर हमें तो डेट से 320 चाहिए, तो डेट से 320 जो है वो 98% ऑफ फंड रेज होगा, तो 100% क्या हुआ? 326.50 मिलियन रुपीस। और सिमिलरली इक्विटी की बात करें, 480 हमें इक्विटी से नेट चाहिए, तो इस पे इशू कॉस्ट 4% है, डिवाइड बाय 96 इंटू 100, सॉरी 500 मिलियन। ये जी हमने फाइनेंस रेज करना है और इसमें
ये तो मैंने फाइनेंस रेज निकाल लिया। इशू कॉस्ट हमारी कितनी है जी? 6.53। इशू कॉस्ट नहीं था, मुझे असल में ये करना नहीं चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। मैंने गलत कर दिया ना। इशू कॉस्ट ऐसे आती है ना, ठीक है। तो ये मेरा 6.5 आ गया और ये मेरा 20 आ गया। तो ये जनाब मेरी टोटल 26.50 मिलियन रुपीस इशू कॉस्ट आ गई। पहली एडजस्टमेंट, इशू कॉस्ट ऑन रेजिंग फाइनेंस। तो हम इशू कॉस्ट ऑन रेजिंग फाइनेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, इशू कॉस्ट आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमने तमाम एडजस्टमेंट्स की पीवी लेनी होती है, ठीक है। इशू कॉस्ट तो पे ही अपफ्रंट की जाती है, तो इट इज ऑलरेडी इन पीवी, नो नीड टू डिस्काउंट इट। ठीक हो गया। तो ये हमारी जनाब बन गई इसकी पीवी। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट अगर आप अच्छा चलें, ठीक हो गया, ये तो हमारा काम हो गया। अब हम इसको फीड करेंगे जनाब यहां पे। अब हम पहली एडजस्टमेंट हमारी आ गई इशू कॉस्ट 26.5, दिस इज कॉस्ट, दिस इज नेगेटिव। अब हम दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। लिस्ट में देखिए दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट। अब इशू कॉस्ट हमारे पास इक्विटी पे भी है, हम पे कर रहे हैं, हम डेट पे भी पे कर रहे हैं। तो डेट पे जो इशू कॉस्ट पे होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, दैट इज अलाउबल फॉर टैक्स पर्पस। इक्विटी की इशू कॉस्ट टैक्स अलाउबल नहीं है, डेट की इशू कॉस्ट टैक्स अलाउबल है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लाएंगे टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, और हमारी डेट की इशू कॉस्ट है जी 6.5। किसी भी कॉस्ट पे आपने टैक्स सेविंग लेनी हो तो उसका क्या तरीका है? कॉस्ट इंटू टैक्स रेट, ये पहला स्टेप हो गया। कॉस्ट इंटू टैक्स रेट, टैक्स रेट 33%। ये जनाब आ गई टैक्स सेविंग और इशू कॉस्ट। अब हमने इसकी लेनी है पीवी। तो यहां पे असूल बड़ा सिंपल सा रहता है कि जिससे हमने कैपिटल एसेट्स के शुरू में बात की थी, डेप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड एसेट का खरीदा टैक्स सेविंग का मिलेगी, ये भी वही बात है कि इशू कॉस्ट अपने पे अपफ्रंट की है, बट नॉर्मली यू वुड अज्यूम ये पहली तारीख है साल की, 1 जनवरी को आपने ये पे किया कॉस्ट, टाइम वैल्यू के हिसाब से तो इसको डिस्काउंट नहीं करना, लेकिन टैक्स के लिए अलाउबल ये कब होगी? सेम ईयर। सेम ईयर में तो 1 में आएगी ना, जाके 0 में आपने पे कर दी, सेम ईयर में टैक्स अलाउबल है, 1 में अलाउ होगी। अगर एरियर में होती तो 2 में चली जाती। अब ये सेविंग हमें 1 में मिलनी है, इसका मतलब इसको डिस्काउंट करना है आपने 1 साल के लिए। इशू कॉस्ट को डिस्काउंट नहीं करना क्योंकि तो अपफ्रंट है, फाइनेंस रेज करने पे होगी। टैक्स सेविंग को डिस्काउंट करना है क्योंकि हमने कॉस्ट साल के शुरू में पे किया, रिटर्न तो एंड में जानी है ना, तो अलाउबल एक्सपेंस साल के एंड पे होगा। अच्छा, यहां पे अब एक क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्वेश्चन मार्क आता है डिस्काउंट रेट। क्वेश्चन मार्क है डिस्काउंट रेट, किस रेट पे डिस्काउंट किया जाए। अच्छा, यहां पे 2 ऑप्शंस होती हैं, हमें 2 में से कोई एक रेट डिस्काउंट रेट चूज करना होता है। 2 में से कोई एक डिस्काउंट रेट हम चूज करते हैं, और वो ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, और कमर्शियल बोरिंग रेट। यहां पे कमर्शियल का वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि एपीवी से डील करते हुए अक्सर आपको सब्सिडाइज्ड बोरिंग रेट भी गिवन होगा क्वेश्चन में। हमने पढ़ा था ना एडजस्टमेंट में कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की निशानी में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंस रेज किया हुआ है सब्सिडाइज्ड रेट पे। कमर्शियल रेट आपका 12 है, आपको 8% पे फाइनेंस मिल गया, तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन यहां पे 2 होती हैं, और इनमें से कौन सा लिया जाए? यू जस्ट नीड टू राइट अ नोट कि आई एम अज्यूमिंग दिस इज सुटेबल रेट फॉर दिस पर्पस, आई एम अज्यूमिंग दिस इज सुटेबल रेट फॉर दिस पर्पस। जस्ट एक नोट लिखना है, वो रेट सेलेक्ट करना है एंड देन गो अहेड। तो हम यहां पे लेट्स अज्यूम हम लेते हैं जी रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कितना है इस क्वेश्चन में? 10%। तो मैंने कहा जी, हमने कहा हम 10% रेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। रिस्क फ्री रेट जो कि हमारा 10% है, तो 10% 1 ईयर डिस्काउंट फैक्टर 0.909 लीजिए जी। अब यहां से पीवी बताइए क्या आई? टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट 1.95। ये सेविंग है तो इनफ्लो है, ठीक है। बेस केस एनपीवी में एक इशू कॉस्ट की एडजस्टमेंट आई, एक टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट की एडजस्टमेंट आई। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमने लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट अपने सामने रखनी है, 1 बाय 1 हम एडजस्टमेंट की लिस्ट में से आइटम पिक करते जाएंगे और उसकी सूटेबिलिटी असेस करते जाएंगे, ठीक है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जब हमने यहां बनाया हुआ है, ये हमने फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, इसके मुताबिक अब हम एक एक आइटम पकड़ते जाएंगे और उसको वैल्यूएट करते जाएंगे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट।
अच्छा, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कब एप्लीकेबल है? जब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आपने डेट यूज किया। तो क्या हमने इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में डेट यूज किया? आंसर इज यस, वी यूज्ड डेट। सो अकॉर्डिंगली जब डेट यूज किया तो इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट भी मिलेगी। ठीक है, तो अब हम एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी, एडजस्टमेंट नंबर 2 मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर ली, एडजस्टमेंट नंबर 3 मैंने कहा जी वो भी एप्लीकेबल है, और वो है टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इसके लिए भी हम वर्किंग बना लेंगे, जैसे इशू कॉस्ट के लिए मैंने वर्किंग से, मैं इसको वर्किंग 1 फिलहाल कह देता हूं, टैक्स सेविंग के लिए मैं वर्किंग अब 2 बना रहा हूं। ये वर्किंग 1 थी जी, अब हम वर्किंग 2 पे जा रहे हैं। अच्छा जी, वर्किंग 2 पे हम जाते हैं। तो हमारा लोन है कितने परसेंट? अज्यूम दैट डेट इज रिस्क फ्री एंड रिस्क फ्री रेट इज 10%, मतलब 10% पे लोन है हमारा। यहाँ पे बाय द वे कमर्शियल रेट और आरएफ एक बराबर ही है। हमने कहा था दोनों, ये दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे तो एक ही बराबर था। मैं इसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने कहा कि आपका डेट रिस्क फ्री है और वो 10% है, इसका मतलब आप कमर्शियल रेट रिस्क फ्री रेट पे बोरो कर पा रहे हो। तो बहरहाल हमने 10% लेकर चले। अब आगे अगर देखते हैं तो हमने लोन कितना लिया भाई? कितना लोन लिया? 326.5। ख्याल रखना है, हमने 320 लोन नहीं लिया, हमने 326.5 लोन लिया है, ग्रॉस अमाउंट लोन लिया है। तो हमने इस अमाउंट पे 3 साल इंटरेस्ट पे करना है, और हर साल ये अमाउंट टैक्स अलाउबल है, हर साल इस अमाउंट पे मैं टैक्स सेविंग आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी एनुअल टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट क्या है अमाउंट। 326.5 मिलियन का लोन है, 10% का रेट है, ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट है जी। हमें इसकी टैक्स सेविंग चाहिए, क्या करें? टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया जी। तो जनाब इसका ईयर है, सेम ईयर है, 3 साल इंटरेस्ट पे करना है, 1 से 3, 1 से 3 ही आपको सेविंग मिलनी है। और कैश फ्लो कितना है जी इसका? 10.77। डिस्काउंट फैक्टर लाइए, एन्युटी फैक्टर लाइए 10% पे, और पीवी कैलकुलेट कर लीजिए। हमें 326.5 का 10%, इसका 33%, ये हमारी एनुअल टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है। ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट है, 3 साल पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू टैक्स रेट, ये हमारी टैक्स सेविंग होगी एनुअल। टैक्स सेविंग सेम ईयर, तो 1 से 3 इंटरेस्ट है, 1 से 3 टैक्स सेविंग होगी। तो ये 1 से 3 टैक्स सेविंग का साल है, ये टैक्स सेविंग की अमाउंट है। और वैल्यू पीवी फैक्टर 10%, 3 साल का क्या फैक्टर? 2.487, एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज 26.80। दिस इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, सेविंग है, पीवी में ऐड होगी 26.80। ये टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है, सेविंग है, बेस केस एनपीवी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? इससे आगे चलें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट सेविंग्स ड्यू टू पॉसिबल सब्सिडी ऑन लोन। क्या इस प्रोजेक्ट के लिए हम कोई सब्सिडाइज लोन रेज कर रहे हैं? एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं रेलेवेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 का ताल्लुक भी एडजस्टमेंट नंबर 4 से ही है। टैक्स सेविंग लॉस्ट ऑन सब्सिडी अवेल्ड, अगर आपको इंटरेस्ट लो रेट पे मिलता है तो उस लो रेट इंटरेस्ट की वजह से आपको जो टैक्स सेविंग मिलनी थी वो भी तो लूज हो जाती है ना, तो इसलिए वो भी नहीं रेलेवेंट। ये दोनों एडजस्टमेंट्स आपकी इकट्ठी रहती हैं। फिर आती है बारी जी एडजस्टमेंट नंबर 6 की, टैक्स सेविंग ऑन स्पेयर डेट कैपेसिटी। क्वेश्चन में डेट कैपेसिटी की टर्म कहीं यूज हुई भी है? जब डेट कैपेसिटी की टर्म यूज नहीं हुई तो स्पेयर डेट कैपेसिटी की एडजस्टमेंट रेलेवेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट रेलेवेंट बनती थी, तीनों को हमने वर्कआउट कर लिया। लीजिए जी, हम यहाँ से हम एपीवी ले लेते हैं, तो कितनी आई एपीवी जी? 68.28 पॉजिटिव। हमसे कहा गया था जी एस्टिमेट द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ये एस्टिमेट कर लिया हमने, एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी। और अगर हमसे कहा जाता फिजिबिलिटी डिसीजन बताइए, तो चूंकि एपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट हम फिजिबल समझते हैं जी। हमने 3 एडजस्टमेंट 1, 2, 3 कैसे एपीवी की 3 एडजस्टमेंट ये हमने आइडेंटिफाई की फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर से, उनकी कैलकुलेशन कैसे की। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं हम, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन से कॉन्सेप्ट सारी एडजस्टमेंट को सीखते हैं। बॉक्सर लिमिटेड की इलस्ट्रेशन है, इसमें सिर्फ फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को देख के उससे फाइनेंसिंग रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। इसकी रिक्वायरमेंट यही है हमारी, कैलकुलेट पीवी ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स रिलीफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बेसिकली कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके सब एडजस्टमेंट की हमने पीवी लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, बॉक्सर लिमिटेड इज अंडरटेकिंग एन एपीवी एनालिसिस ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट विच हैज अ डेट कैपेसिटी ऑफ 150 मिलियन। डेट कैपेसिटी की टर्म आ गई जी, एडजस्टमेंट नंबर 6 लगेगी यहाँ पे, देखना पड़ेगा 150 मिलियन। In financing this project, the company proposes to issue rupees 100 million 8% 5-year bonds. In addition, there is a 30 million 5-year regional development loan available at an interest rate of 3%, only 3%. The remainder of the finance will be supplied by retained earning. The corporation tax rate is 30%. Tax and tax relief is paid 1 year in arrears. The risk-free interest rate is 5% and market return is 12%. ये RF हो गया, ये आपका RM हो गया, और ये आपका subsidized rate है। उसने वर्ड लिखा नहीं subsidized, बट इट इज क्लियर, आरएफ से भी नीचे है, आरएफ से भी नीचे है, इसका मतलब ये तो हैवीली सब्सिडाइज्ड रेट है। ठीक है, तो अब इसमें डेट कैपेसिटी का जिक्र भी आ गया, इसमें सब्सिडाइज्ड लोन भी आ गया, तो मुझे लगता है हमारी काफी ज्यादा एडजस्टमेंट यहाँ पे कवर होने वाली हैं। जो पहले 3 पढ़ी हैं उनमें से भी कुछ रिवाइज हो जाएंगी, और जो अगली रह गई हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। हमें सिर्फ फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करके उसमें से फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसमें एपीवी तो है नहीं, तो सीधी बात ही फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर से शुरू होती है। तो जनाब, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले बताइए आपको फाइनेंस के उसने क्या क्या सोर्सेज बताए हैं। हमें बताया गया है कि हम 5 ईयर बॉन्ड, 5 ईयर्स 8% बॉन्ड्स, कितने 100 मिलियन के। फिर हमें बताया गया है 5 ईयर आरडीएल लोन, 5 ईयर आरडीएल सब्सिडाइज्ड लोन, कितना 30 मिलियन। रिमाइंडर कितना है, वो इक्विटी से आना, उससे हमारा गर्ज नहीं है क्योंकि, और वो रिटेन अर्निंग से है। ठीक है, अब हमारी इक्विटी रिलेटेड एडजस्टमेंट सिर्फ एक होती है, इशू कॉस्ट, बाकी सारी एडजस्टमेंट डेट रिलेटेड है। देखो जरा, पहली एडजस्टमेंट आई इशू कॉस्ट, उसमें डेट भी है इक्विटी भी है, क्योंकि दोनों पे इशू कॉस्ट आ जाती है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, सिर्फ डेट पे अवेलेबल है। तीसरी एडजस्टमेंट क्या है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ डेट पे अवेलेबल है। चौथी एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू सब्सिडी। पांचवी एडजस्टमेंट क्या है, टैक्स सेविंग लॉस्ट ड्यू टू सब्सिडी। छठी एडजस्टमेंट क्या है, स्पेयर डेट कैपेसिटी। तो इन 6 की 6 एडजस्टमेंट में सिर्फ पहली एडजस्टमेंट जो है इशू कॉस्ट, उसमें इक्विटी आती है, और यहां पे भी इक्विटी रिटेन अर्निंग से ले रहा है। इसका मतलब रिटेन अर्निंग में तो इशू कॉस्ट होती ही नहीं है। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग तो ऑलरेडी बिजनेस में हमारे पड़ी होती है, कोई इशू कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है वहां पे। तो जनाब, हमें यहां पे इसका मतलब है सारी एडजस्टमेंट डेट रिलेटेड लेनी है, तो मैं सिर्फ डेट के ही स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है। इक्विटी से कितना पैसा आ रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसके कोई इफेक्ट हमारी एपीवी पे जाने वाला नहीं है। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट वहां से कैलकुलेट नहीं होगी फॉर एपीवी। तो जनाब, अब इसके मुताबिक हम एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी होती है जी, मैं 1 बाय 1 आपको रिवाइज कराता जाता हूं। इशू कॉस्ट, क्या यहां पे इशू कॉस्ट डेट के रिलीज पे, डेट के फाइनेंस रिलीज करने पे इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है इलस्ट्रेशन 46 में? इस क्वेश्चन में इशू कॉस्ट का जिक्र है कहीं पे? कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट नॉट एप्लीकेबल है। एडजस्टमेंट नंबर 2, टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट। मैं जान के ये एडजस्टमेंट्स लिख रहा हूं ताकि आपको जरा याद होनी शुरू हो जाए ये एडजस्टमेंट। ठीक है, जरूरत नहीं मुझे लिखने की सवाल में। टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, तो जनाब जब इशू कॉस्ट ही नहीं है तो टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट क्या है, कहां से आएगी, नॉट रेलेवेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या होती है जी, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा जी, इसके लिए हम देखेंगे क्या हम इस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं। आंसर इज यस, हम इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लोन ले रहे हैं। अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन पे एनुअल इंटरेस्ट जाएगा, और उस एनुअल इंटरेस्ट पे एनुअल टैक्स सेविंग आएगी। हमें उस टैक्स सेविंग की पीवी लेनी है। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, उसकी हमें पीवी चाहिए। ठीक है, ये हमें ख्याल रखना है, मैंने ऊपर लिखा नहीं बेशक, लेकिन हमें हर एडजस्टमेंट पीवी टर्म में कैलकुलेट करनी होती है।
तो जनाब इसकी कैलकुलेशन अगर मैं यहीं पे ही करूं, हमें सालाना कितना इंटरेस्ट पे करना है? 100 मिलियन पे 8% प्लस 30 मिलियन पे 3%। ये मेरी सालाना इंटरेस्ट पेमेंट है, ऐसे ही है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या है मेरा टैक्स रेट? 30%। तो ये मेरी इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग आ गई। सालाना इंटरेस्ट मेरा 100 मिलियन 8%, 30 मिलियन 3%। ये सालाना इंटरेस्ट 2 लोन्स पे इनटू टैक्स रेट, सालाना टैक्स सेविंग आ गई। अब मुझे इसकी पीवी लेनी है। पीवी लेने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक पीरियड और एक रेट। एक पीरियड और एक रेट। तो इसका पीरियड क्या है? एरियर्स। टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स। तो 5 साल का लोन है, 1 से 5 इंटरेस्ट जाएगा, तो 2 से 6। ठीक है। अब ये चीज़ें अब हमें हर जगह लिख लिख के करने की जरूरत नहीं, हमारे मैथ दिमाग में चलना चाहिए। काफ़ी हम चीज़ें कर रहे हैं पीछे से। अब मैं आपको एग्जामिनेशन फॉर्मेट में चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। 2 से 6 पीरियड है। और डिस्काउंट रेट हम आइदर 8% ले सकते हैं, और आरएफ क्या है यहाँ पे? ये बना 12, आरएफ 5%। हम इन दोनों में से कोई से ले सकते हैं। हमें सिर्फ एक नोट लिखना है। ठीक है। तो मैं लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे फिर 5% ही ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने जनाब अब 5% पे जाना है, और 5% पे 2 से 6 का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आता है? 5 कैश फ्लोज हैं, 5 का फैक्टर और 1 के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो 5% 5 साल का एन्युटी फैक्टर 4.329, और 1 साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई 0.952। ठीक है जी। ये 2 से 6 की डिस्काउंट फैक्टर आ गया। तो बताइए पीवी क्या बनी इसकी? 11.00 मिलियन। ये रुपीज इन मिलियन में काम कर रहे हैं हमारे, और ये सेविंग है। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट की पीवी हमने ली है। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट की पीवी ली है हमने जी। एनी क्वेश्चन? बेटा कुर्सी रखने आ गए ना। जी जनाब, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट की हमने पीवी ली है। कोई सवाल यहां पे? अच्छा जी, अब हम एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारी लिस्ट में क्या आ रही है? इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू पॉसिबल सब्सिडी ऑन लोन। तो भाई ये एडजस्टमेंट तब आएगी जब आपने प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडाइज लोन लिया। तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए आपने सब्सिडाइज लोन लिया? आंसर इज यस, आपने इस प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडाइज लोन लिया है। सो आपकी एडजस्टमेंट नंबर 4 इज एप्लीकेबल। और वो जो पैरा है ना इन एडजस्टमेंट के नीचे, वो भी पढ़ लें। हम एडजस्टमेंट नंबर 4 करने जा रहे हैं। 4 और 5 कंबाइन हो सकती हैं व्हेन टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर। तो क्या हमारे टैक्सेस आर इन द सेम ईयर? एरियर्स हैं, इसको अलग-अलग रखेंगे। ठीक है। 4 अलग रहेगी, 5 अलग रहेगी। तो 4 में हमारी आती है जी इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू सब्सिडी। इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू सब्सिडी। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन नहायत सिंपल है। मैं यहीं पे इसी के नीचे इसकी कैलकुलेशन प्रेजेंट करूंगा। हमें लोन पे सालाना कितने % सब्सिडी मिल रही है? कमर्शियल रेट से कंपेयर कर लो। कमर्शियल रेट आपका 8% है, आपको लोन मिला है सब्सिडाइज कितने पे? 3% पे। इसका मतलब आपकी सब्सिडी 5% पे है। आपको सब्सिडी की वजह से 5% सालाना इंटरेस्ट बच रहा है। कितने लोन पे? 30 मिलियन के लोन पे। तो हम कहेंगे जनाब 30 मिलियन के लोन पे 5% सालाना हमारा इंटरेस्ट सेव हो रहा है। हमें ये 5% सालाना इंटरेस्ट सेव हो रहा है, 5 साल मुसलसल सेव होगा। इसकी पीवी ले लो, और पीवी उसी फैक्टर पे लेनी है। 5 साल 5%, 4.329। और ये तो इंटरेस्ट सेविंग है ना, ये तो एरिया नहीं ना होती। ये तो 1 से 5 तक इंटरेस्ट पेमेंट है, 1 से 5 तक वी आर पेइंग रिड्यूस्ड इंटरेस्ट। 1 से 5 की सेविंग है। आगे जी, कितनी पीवी है इसकी? जी बेटा, दैट इज कमर्शियल रेट ना। दिस इज कमर्शियल रेट ऑफ बोरिंग, दिस इज सब्सिडाइज रेट ऑफ बोरिंग। इसका मतलब वी आर गेटिंग 5% सब्सिडी। इंटरेस्ट सेविंग सब्सिडाइज लोन की ऊपर डिस्काउंट रेट सेम है। डिस्काउंट रेट तमाम एडजस्टमेंट्स की पीवी लेने के लिए, तमाम एडजस्टमेंट की पीवी लेनी है। जहां पे पीवी लेने की जरूरत पड़ेगी डिस्काउंट रेट सेम है।
एक दफा assumption ले ली ना आपने 5% की, तो 5% ही चलेगा। जो भी रेट अज्यूम कर लिया, तमाम एडजस्टमेंट्स पे वही रेट लगेगा। ठीक है जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 5, टैक्स सेविंग लॉस्ट। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 हमारी लिस्ट में आ रही है, टैक्स सेविंग लॉस्ट ऑन सब्सिडी। अब ये जो टैक्स सेविंग हमें मिल रही है, इस पे हमें जो इंटरेस्ट सेविंग हमें मिल रही है, इस पे हमें टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। मतलब हमें ये जो 30 इंटू 5% की इंटरेस्ट सेविंग मिल रही है, इस पे 30% के हिसाब से टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। दिस इज अ कॉस्ट। ठीक है, दिस इज अ कॉस्ट, बट हमें इसकी पी भी लेनी है ना। इंटरेस्ट सेविंग हमें 1 से 5 तक मिली है, तो टैक्स इफेक्ट एरियर 2 से 6 तक होगा। तो 2 से 6 के फैक्टर ऊपर नजर आ रहे हैं हमारे, हम उसी को यूज करेंगे। 4.329 इंटू 0.952। तो बताइए जनाब, टैक्स सेविंग लॉस्ट क्या आ रही है? 1.85। ये हमारी टैक्स सेविंग लॉस ऑन सब्सिडी, एक सब्सिडी पे टैक्स सेविंग लॉस है। अच्छा, यहां पे फॉर योर इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल सी है, मैंने लिखा था ना, अगर टैक्सेस सेम ईयर में हो तो इन दो को कंबाइन किया जा सकता है। कंबाइन करने का तरीका क्या? सिंपली इसको 1 - t कर देना था, हमें ये लादा नहीं कैलकुलेट करना था, हमें टैक्स सेविंग को सिंपली 1 - t कर देना। अभी मैंने क्या किया, टैक्स का इफेक्ट लादा से लेस किया। लेकिन अगर ये टैक्सेस सेम ईयर में होते तो हम यहीं पे ही 1 - t कर देते, तो एडजस्टमेंट हमारी 4 और 5 कंबाइन हो जाती थी। यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 है जी, टैक्स सेविंग और स्पेयर डेट कैपेसिटी। और इसके बारे में लिखा हुआ, ये हमेशा एडजस्टमेंट नंबर 3 के साथ कंबाइन होकर आएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 3 होगी तो 6 एग्जिस्ट करेगी। मतलब आपने डेट लिया हुआ है तो स्पेयर डेट कैपेसिटी आएगी। अब स्पेयर डेट कैपेसिटी की उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये क्लियर बात है कि जब भी एडजस्टमेंट नंबर 6 आएगी वो 3 के साथ ही आएगी। और जब 6 और 3 इकट्ठे ही आ रही है तो हमेशा इकट्ठी वर्किंग करेंगे। लेकिन यहां पे मैंने चूंकि इसको आपको एलैबोरेट करना है स्पेयर डेट कैपेसिटी को, इसलिए मैं इस एग्जांपल में इसको अलग रख रहा हूं। आइंदा कभी भी हमारे सामने स्पेयर डेट कैपेसिटी आएगी, मैं 3 और 6 इकट्ठे ही किया करूंगा। ये हमेशा ही मैं कंबाइन करनी है। तो जनाब यहां पे एडजस्टमेंट हमारी है टैक्स सेविंग ऑन स्पेयर डेट कैपेसिटी। बिल्कुल। अच्छा, स्पेयर डेट कैपेसिटी पहले समझ लें है क्या। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की डेट कैपेसिटी 150 मिलियन है। व्हाट इज मेंट बाय द डेट कैपेसिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट? डेट कैपेसिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? जी बिल्कुल ठीक है। डेट कैपेसिटी से मुराद है कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के एसेट्स को कोलैटरल में देके उनके अगेंस्ट कितना डेट रेज कर सकते हैं। डेट कैपेसिटी से मुराद एबिलिटी टू बोरो अगेंस्ट द एसेट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। एंड नॉर्मली आप सबको पता है कि डेट कैपेसिटी डिटरमिन की जाती है वैल्यू ऑफ द एसेट और कुछ सर्टन मार्जिन 20%, 25% डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट, मार्जिन अप्लाई करके डेट कैपेसिटी डिटरमिन की जाती है किसी भी एसेट की, किसी भी प्रोजेक्ट की। तो हमें कहा गया है कि हम जो प्रोजेक्ट अप्रेज कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की डेट कैपेसिटी 150 मिलियन है। मतलब उस प्रोजेक्ट में जो अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस से, हम जो कैपिटल एसेट वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कैपिटल एसेट में पैसा, उन एसेट के अगेंस्ट हम 150 का डेट ले सकते हैं। स्पेयर डेट कैपेसिटी आपकी आती है जी, डेट कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट माइनस डेट रेज फॉर द प्रोजेक्ट। स्पेयर डेट कैपेसिटी इज 20 मिलियन। Debt capacity of the project is 150 and debt used by the project itself is 130. मतलब प्रोजेक्ट की अपनी कैपेसिटी 150 है, 150 का डेट ले सकता है, 150 में से 130 का डेट उसने ले लिया, खुद ही इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब क्या है कि 20 मिलियन की डेट कैपेसिटी स्पेयर है, स्पेयर फॉर अवेलेबल फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट विच कंपनी मे डिसाइड टू लॉन्च। मतलब कंपनी, ये प्रोजेक्ट एक्स है तो कंपनी प्रोजेक्ट वाई करे, प्रोजेक्ट जेड करे, इस कंपनी के एसेट के अगेंस्ट 20 मिलियन लोन वहां पर रेज किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के एसेट के अगेंस्ट 20 मिलियन का लोन कंपनी किसी और प्रोजेक्ट के लिए रेज कर सकती है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्पेयर डेट कैपेसिटी। अच्छा, अब ये एडवांटेज कैसे है? ये एडवांटेज इसलिए है कि हम पढ़ के आए हैं कि डेट इज अ चीपर सोर्स, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इट रिजल्ट्स इन टैक्स सेविंग टू द कंपनी एज वेल बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स लॉबल एक्सपेंस।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है कि जब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि ना सिर्फ अपने लिए चीपर फाइनेंस रेज कर रहा है, उसके बेनिफिट यहां ले रहे हैं ना, ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो ना सिर्फ अपने लिए चीपर फाइनेंस रेज कर रहा है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी चीपर फाइनेंस पे एक्सेस दे रहा है। तो मतलब आप इस प्रोजेक्ट की वजह से किसी और प्रोजेक्ट में भी पैसा डेट इन्वेस्ट कर पाओगे और वहां पे भी टैक्स सेविंग कमा पाओगे, इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स सेविंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है भाई चूंकि वो डेट इस प्रोजेक्ट के एसेट की वजह से लिया तो उस टैक्स सेविंग का क्रेडिट इसको मिलना चाहिए। जो आपने इस प्रोजेक्ट के एसेट स्पेयर डेट कैपेसिटी यूज करके कहीं और प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, उस स्पेयर डेट कैपेसिटी पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी उसका टैक्स क्रेडिट आप प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन को देंगे। इसीलिए हमने एडजस्टमेंट लिखी है टैक्स सेविंग ऑन स्पेयर डेट कैपेसिटी। अब हमारी डेट कैपेसिटी जो स्पेयर है दैट इज 150 माइनस 130, ये हमारी स्पेयर डेट कैपेसिटी है। अब स्पेयर डेट कैपेसिटी पे हम इंटरेस्ट सालाना कितना पे करेंगे? अच्छा यहां पे भी एक तवज्जो चाहिए, हमारे इंटरेस्ट रेट दो हैं, एक 8 एक 3। अब स्पेयर डेट कैपेसिटी का जो लोन है वो किसी XYZ प्रोजेक्ट के लिए रेज होना है, उस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए? मार्केट, क्योंकि सब्सिडाइज रेट तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ना, वो तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए मिला हुआ है। स्पेयर डेट कैपेसिटी तो हमने किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज करनी है, तो जरूरी तो नहीं उसके लिए भी हमें सब्सिडाइज लोन मिले ना। तो हमारी नॉर्मल असम्पशन रहेगी कि स्पेयर डेट कैपेसिटी पे जो लोन लेंगे हम कमर्शियल रेट पे लेंगे। ठीक हो गया, कमर्शियल रेट पे हम लोन लेंगे तो हमारे पास ये स्पेयर डेट कैपेसिटी है, ये कमर्शियल रेट ऑफ बोरिंग है, और ये जनाब उसकी टैक्स सेविंग आ गई। और टैक्स सेविंग की पीवी लेनी है, वो एरियर्स में आएगी, वही 2 से 6 4.329 इंटू 0.952। लीजिए जी पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, स्पेयर डेट कैपेसिटी के इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग की पीवी क्या आएगी? 1.98, ये सेविंग है। लीजिए जी ये आपका टोटल यहां से पीवी ऑफ कॉस्ट ऑब्लिक बेनिफिट्स ऑफ डेट फाइनेंस, डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग को हमने वैल्यूएट करना, तो डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स का एनालिसिस किया, उसकी पीवी है कितना सम बन रहा है जी? 17.62 एंड दिस इज पॉजिटिव। और अगर हमारे पास बेस केस एनपीवी होगी तो उसमें ये फिगर जाके हम एडजस्ट करेंगे, हमें एपीवी मिलेगी। ठीक है, सो ये हमने 6 एडजस्टमेंट हमारी पूरी होगी। हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 पहले कर ली थी और 3 4 5 6 यहां पे कर ली हमने। और मैंने आपको कहा हुआ है कि ये और ये ऑलवेज कंबाइन होगी। कंबाइन होने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट हैं, ये तीसरा इंटरेस्ट भी आप ऐड कर देंगे वहां पे जाके, फिर टैक्स सेविंग ले लेंगे। सिर्फ यही आपको वहां पे करना था। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अगर इसको हम इस एंगल से देखें कि जितना हमने इक्विटी से रेज किया फाइनेंस, उतना हम मतलब सेव कर रहे हैं कि उतना हम अगले फाइनेंस में लगा सकते हैं, क्योंकि 150 की इनको चाहिए थी ना फाइनेंस से, और जब हमने 100 एक से और 50 एक से करी तो पीछे 20 रह गया, वो हमने इक्विटी से की होगी। बेटा डेट कैपेसिटी 150 है, टोटल इन्वेस्टमेंट 150 होना जरूरी नहीं है, हो सकता है एसेट टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 200, हमें क्या पता कितना परसेंट मार्जिन लगा हुआ है। डेट कैपेसिटी 150 है। और इक्विटी में हम इंटरेस्टेड वैसे ही नहीं है, क्योंकि इक्विटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे आनी नहीं है। इक्विटी से रिलेटेड सिर्फ एक एडजस्टमेंट होती है इशू कॉस्ट, और इशू कॉस्ट तब आएगी जब नए शेयर इशू होंगे। तो यहाँ पे उसने कहा है इक्विटी आपने लेनी है, बट वो रिटेन अर्निंग से लेनी है। ठीक है, तो इक्विटी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इक्विटी फिगर, क्योंकि हमें उसने फाइनेंसिंग रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करने को कहा है, और यहाँ पे सवाल में वो सारी की सारी डेट से रिलेटेड ही आनी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? किसी और प्रोजेक्ट की हमें कैश फ्लोज नहीं दी जाएंगी। ये एक अजम्पशन है कि ये पैसा कहीं यूज होगा और इससे टैक्स सेविंग मिलेगी। वो टैक्स सेविंग जितनी भी है उसका क्रेडिट इसको दे दो, किसी दूसरे प्रोजेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। ये एपीवी की अजम्पशन है कि सिर्फ स्पेयर डेट कैपेसिटी पे इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग यहां पे आएगी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा वो तो आ जाती है ना, आप कैप अगर इक्विटी रेज करो तो उस पर आप डिविडेंड पे करते हो, डेट रेज करो उस पर इंटरेस्ट पे करते हो। बट वो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि रिटर्न टू इन्वेस्टर जो होती है वो डिस्काउंटिंग प्रोसेस में केटर हो रही होती है। तो कैश फ्लोज बेस के एनपीवी के लिए डिस्काउंटिंग तो की हुई है ना। डिस्काउंटिंग क्या है? कैश फ्लोज में से कटौती है ना। वो कटौती किस चीज को रिप्रेजेंट करती है?
रिटर्न टू इन्वेस्टर। वो एनपीवी में जब हम जाते थे तो वहाँ पे हम यही बात करते थे, हमारी इक्विटी इन्वेस्टर है, डेट इन्वेस्टर है, उन दोनों की जो एवरेज रिटर्न उसको हम वैक कहते थे। तो जो वैक है वो एवरेज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर है, और जब कैश को आपने वैक पे डिस्काउंट कर लिया, इसका मतलब क्या हमने समझा था शुरू में कि भाई डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आपने इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न दे दी। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग तो हमने ऑलरेडी कैश की हुई है, ये सिर्फ उस फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट या बेनिफिट्स आ रही हैं उनकी एडजस्टमेंट्स हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, दो हमारे पास छोटी छोटी दो और एपीवी के छोटे से केसेस हैं। ये एपीवी के कंप्लीट केसेस हैं, हम इनको देखते हैं क्योंकि हमें बेसिकली जैसे मैंने कहा एपीवी के एडजस्टमेंट्स को हम फोकस कर रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनाना, जैसे हम पास पेपर क्वेश्चन भी देखेंगे, शायद आज ही देखें, तो उसमें कैश फ्लोज बनाना मेन काम है और वो हम पहले बहुत कर चुके आए हैं। ठीक है, मेन फिलहाल हमारा इन एक्टिविटीज़ में एग्जाम्पल में फोकस एपीवी की एडजस्टमेंट्स के ऊपर है, जो हम नई चीज़ सीख रहे हैं। कैश फ्लोज का काम हम पहले भी किया हुआ है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी कर लेंगे, अभी इन इलस्ट्रेशन में हम उन पर बहुत ज़्यादा फोकस तवज्जो नहीं कर रहे। तो जनाब हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 47। इलस्ट्रेशन 47, इसकी रिक्वायरमेंट है जी, evaluate APV of the proposed investment, estimate APV. The managers of South Limited are investigating a potential ₹25 million investment. The investment would be diversification away from existing mainstream activities and into printing industry. ₹6 million of the investment would be financed by internal funds, ₹10 million by right issue. Internal funds का मतलब retained profits, equity, 10 million right issue, and 9 million by a long-term loan. The investment is expected to generate pre-tax net cash flows of approximately 5 million per year for a period of 10 years. The residual value at the end of the 10 years is forecast to be 5 million after tax. Residual value after tax. As the investment is in the area that the government wishes to develop, a subsidized loan of 4 million out of the total 9 million is available. Total 9 million का लोन है जिसमें से 4 million सब्सिडाइज होगा. This will cost 2% below the company's normal cost of long-term debt finance, which is 8%. South company's equity beta is 0.85 and its financial gearing is 60 equity, 40 debt by market value. The average equity beta in printing industry 1.2 and average gearing is 50 equity, 50 debt by market value. RF is 5.5 and RM is 12. Issue costs are estimated to be 1% for debt excluding subsidized loan and 4% for equity financing. Corporate tax is 30%. ये जी कहानी है, एक छोटा सा केस है कंप्लीट एपीवी का, इसमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट जो है वो टेस्ट होने वाली हैं। टोटल 6 एडजस्टमेंट की लिस्ट हमारे पास होती है, उसमें से देखते हैं यहाँ पे कितनी एडजस्टमेंट हमारी एप्लीकेबल रहेंगी। लेकिन एडजस्टमेंट की कहानी शुरू होती है बेस केस एनपीवी के बाद। बेस केस एनपीवी से पहले हम पैसा कहाँ से आया उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट कैश फ्लो लेने हैं, हमें प्रोजेक्ट के लिए KU डिटरमिन करना है, हमें बेस केस एनपीवी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट के पैसा आ कहाँ से रहा है, क्या सोर्सेज हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की एडजस्टमेंट्स हैं, वो बात की बात है। तो फिलहाल हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए जो सिंपल केस है, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है जी, 10 ईयर लाइफ है और कैश फ्लोज आर टेकिंग द शेप ऑफ एन्युटी और डेप्रिसिएशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे उसने ना डेप्रिसिएशन का जिक्र जो छुपाया है वो इस चक्कर में छुपा लिया। उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू इज आफ्टर टैक्स। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेजिडुअल वैल्यू बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स तो नहीं होती ना, रेजिडुअल वैल्यू तो सेल प्रोसीड्स है, टैक्सेबल आइटम तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट होता है ना। तो बेसिकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर टैक्स, सेल प्रोसीड आफ्टर टैक्स नहीं होती, सेल पे गेन जो होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। तो यहाँ पे सेल वैल्यू आफ्टर टैक्स उसने दी हुई है, उसने डेप्रिसिएशन गोल कर दी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन से एसोसिएटेड जो टैक्स इफेक्ट्स हैं वो इस वैल्यू में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, मतलब फॉरगेट अबाउट डेप्रिसिएशन, बस जिंदगी हमारी मजीद आसान की गई है। ठीक है, इसमें रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर टैक्स का मतलब अक्सर हमें ये कहीं ना कहीं ये चीज़ नजर आ जाती है। रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर टैक्स का मतलब इस केस में डेप्रिसिएशन का केस जो नहीं नजर आता, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उसने यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी। तो डेप्रिसिएशन जब निकल गई तो जो कैश फ्लोज हैं वही हमारे प्रॉफिट बन जाते हैं, जो हमारे कैश फ्लोज हैं वही हमारे प्रॉफिट बन जाते हैं। और ये हमारा सिनेरियो एन्युटी का बनने लगा है। ठीक है जी, तो एन्युटी का सिनेरियो बनाना है और हमने इलस्ट्रेशन नंबर 47 करनी है। सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, फिर हम प्री टैक्स
कैश फ्लोज लेंगे और यही जो प्री टैक्स कैश फ्लोज हैं यही हमारे प्रॉफिट बन जाएंगे, इन पे टैक्सेस आ जाएंगे और रेजिडुअल वैल्यू भी तो है। हम यहां पे ईयर्स और साथ उनके कैश फ्लोज रुपीज इन मिलियन में लेते हैं जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा हम जीरो में लेंगे और रुपीज इन मिलियन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है जी? 25 मिलियन। प्री टैक्स कैश फ्लोज कितने? 5 मिलियन 10 साल तक। और हमने कहा यही हमारा डेप्रिसिएशन चूंकि नहीं है तो जो कैश फ्लोज है यही प्रॉफिट बन जाएंगे। और टैक्स रेट कितना है जी इस पर? 30%। और क्वेश्चन चूंकि साइलेंट है हम इसको सेम ईयर लेकर चलेंगे तो ये बना 1.50 और रेजिडुअल वैल्यू 10 साल बाद ये भी 5 मिलियन। यही बताया गया जी हमें। लीजिए जी कैश फ्लोज आगे। अब हमें चाहिए डिस्काउंट फैक्टर। इसके लिए मैं वर्किंग 1 लूंगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू और यहां पे मैं बेस केस एनपीवी। लीजिए जी डिस्काउंट फैक्टर वर्किंग 1। हमें जिस बिजनेस में जाना है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा एसेट। आर एफ क्वेश्चन में कितना है जी? 5.5 प्लस आर एम कितना है? 12 माइनस 5.5। अब हमें बीटा एसेट चाहिए। कौन सा बीटा एसेट चाहिए? हमारे पास 2 बीटा है यहाँ पे, एक साउथ का एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। हमें कौन सा चाहिए? हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हमारा प्रोजेक्ट किस इंडस्ट्री का है? प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जनाब हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमें बताया गया है लाइन नंबर 2 में कि कंपनी मेन स्ट्रीम बिजनेस से हट के प्रिंटिंग में जाना चाह रही है तो हमें बीटा एसेट चाहिए यहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, तो वो हम वर्किंग 1.1 से लाते हैं। बीटा एसेट का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी ई ओवर ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी। पुटिंग इन द वैल्यूज बीटा इक्विटी इज 1.2 और गियरिंग है 50-50 तो 50 ओवर 50 प्लस 50 इंटू 0.7 कितना बना जी? बीटा एसेट कितना आया जी? 0.706। लीजिए जिसको यहाँ फीड करेंगे 0.706 तो के ई क्या आई? 10.09। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 10% फॉर डिस्काउंटिंग पर्पसेस। ये नॉर्मली हम राउंडिंग ऑफ इस तरह कर लिया करेंगे, दिस इज परमिसिबल क्योंकि हम टेबल से वैल्यू उठाना प्रेफर करते हैं और टेबल में फुल परसेंटेज के अगेंस्ट ही डिस्काउंट फैक्टर है। जी तो 10% डिस्काउंट फैक्टर आया। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं हमारा बेस केस एनपीवी की वैल्यू क्या आती है। लीजिए जनाब 10% का फैक्टर इस्तेमाल कीजिए और मुझे बेस केस एनपीवी बताइए। कैलकुलेट कीजिए तमाम प्रेजेंट वैल्यूज और बेस केस एनपीवी शेयर कीजिए मुझसे। -1.56। अच्छा यहाँ पे ना जब आपकी बेस केस एनपीवी सिंगल डिजिट मिलियंस में आ रही हो तो रिकमेंडेड है कि उसको रुपीज़ में ले जाएं आप, क्योंकि चांसेस यह है कि आपके फाइनेंसिंग जो एडजस्टमेंट होंगी ना वो फिगर्स बहुत छोटी, फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट की फिगर्स छोटी आती हैं। तब यही जब 1.5 में है तो वो तो फ्रैक्शन ऑफ मिलियन में जा रही होंगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ऐसे कर लें 6,15625। ठीक है जी, ये बेस केस एनपीवी आ गई हमारी। दिस इज आवर बेस केस एनपीवी।
अब हम फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट यहां पे पास ऑन होनी है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहले हम वर्किंग 2 में जाके उसको ज़रा अरेंज करते हैं। हमें कहा गया है हमें रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, $6 मिलियन की, कमर्शियल लोन है $5 मिलियन का, सॉरी राइट इशू भी था ना, भूल गया, पहले इक्विटी पूरी कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है जी, पहले इक्विटी पूरी कर लें। राइट इशू है कितना जी? 10 मिलियन का। फिर कमर्शियल लोन है आपका 9 मिलियन टोटल लोन है, जिसमें कमर्शियल 9 है और 4 मिलियन सब्सिडाइज है। ठीक है जी, सब्सिडाइज लोन 4 मिलियन। तो ये जनाब इस तरह आपका ये 25 मिलियन पूरा हो रहा है और कमर्शियल लोन आपका 8% पे है और सब्सिडाइज लोन आपको 2% की सब्सिडी के साथ 6% पे है। ये आपका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है। 25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स पे काम शुरू करते हैं। यहाँ पे इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है जी। जी बिल्कुल जी है, इशू कॉस्ट उसने कहा जी डेट फाइनेंस जो है उस पर जो कमर्शियल डेट है सब्सिडाइज के अलावा उस पर 1% है और राइट इशू पे 4% है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नंबर 3 बनाते हैं इशू कॉस्ट की। डेट का इशू कॉस्ट आएगा जी आपका 5 मिलियन ओवर 99 इंटू 1 प्लस इक्विटी की इशू कॉस्ट आएगी आपकी 10 मिलियन ओवर 96 इंटू 4। रुपीज़ में बताइएगा, मिलियन ना कीजिएगा, इसको रुपीज़ में बोल दीजिएगा फिगर क्या है। ऐसा ही है ना जी, कमर्शियल डेट पे 1% और राइट इशू पे 4%। ग्रॉसिंग अप मेथड से जी बेटा फुल वैल्यू बोलिए। 467172। ये आपकी इशू कॉस्ट आ गई जनाब। दिस इज कॉस्ट, इशू कॉस्ट इज ऑलवेज पेड अप फ्रंट, दिस इज इन पीवी। ठीक है, इसको तो डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। 467172 वर्किंग 3 से मैं लाया 467173 नेगेटिव, ये जनाब इशू कॉस्ट। इसके बाद टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट। इसकी मैं चले आगे वर्किंग की बनाता चाहता हूँ मैं। वर्किंग 4 टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट। टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट हमें मिलनी है सिर्फ डेट की इशू कॉस्ट पे, जो कि 5 ओवर 99 इंटू 1 है। ठीक है, 5 मिलियन और इस पे टैक्स सेविंग टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पीवी लेनी है। पीवी के लिए मैं ये वाला रेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, मैं कोई भी ले सकता हूँ ना, आरएफ भी ले सकता हूँ। तो आरएफ यहाँ पे फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है तो 8% फुल है, मैंने 8% ले लिया। ठीक है जी, तो 8% 1 ईयर, 8% फैक्टर लिया और इशू कॉस्ट 1 साल बाद ना, 1 साल की डिस्काउंटिंग चाहिए ना। 8% 1 ईयर पीवी फैक्टर 926। तो बोलिए जनाब क्या ही टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट 14030 रुपीज़। इशू कॉस्ट पे टैक्स सेविंग की पीवी, क्योंकि टैक्स सेविंग 1 साल डिले के साथ आएगी, टैक्सेस आर इन एरियर्स। तो 14030 ये सेविंग है, 14030 सेविंग है। इनफ्लो शो किया हमने।
एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी, एडजस्टमेंट नंबर 2 होगी। मैं नंबर भी याद दहानी के लिए लगा रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है नंबर लगाना, सिर्फ अपना याद दहानी के 6 एडजस्टमेंट पूरी करें। लोन लिया हुआ तो एडजस्टमेंट नंबर 3 भी तो आएगी ना, विच इज़ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। मैं वर्किंग 5 इसकी बना लेता हूँ लहदा से ही, चलें वहीं पे शो कर देते हैं। वर्किंग 5 हमारा लोन है एक 5 मिलियन का 8% पे, एक है 4 मिलियन का 6% पे। ये एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, ये इसकी टैक्स सेविंग आ गई और इसकी पीवी लेनी है 8% 10 साल। 10 साल है ना लोन, 8% 10 साल। एन्युटी फैक्टर बोलिए 6.710 और 1 साल का पीवी फैक्टर 0.926। एरियर में है ना। ये आपकी सालाना इंटरेस्ट पेमेंट है 1 to 10। इस पे ये टैक्स सेविंग आ गई इंटरेस्ट पेमेंट पे, और टैक्स सेविंग इज इन एरियर 2 से 11। तो 2 से 11 लेने का तरीका 10 कैश फ्लोज हैं, 10 साल का फैक्टर 1 साल का डिले से मल्टीप्लाई किया। तो बताइए जनाब क्या आई वैल्यू? 1192984। जी ये टैक्स सेविंग है 1192984, ये सेविंग आपकी। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट नंबर 4 की बात करें। 4 क्या है एडजस्टमेंट नंबर 4? सब्सिडी। क्या हमने सब्सिडाइज लोन लिया इस प्रोजेक्ट पे? यस। अगर सब्सिडाइज लोन लिया तो सेविंग आएगी, इंटरेस्ट सेविंग ऑन सब्सिडी। इंटरेस्ट सेविंग ऑन सब्सिडी वर्किंग 6। हमें 4 मिलियन के लोन पे 2% की सब्सिडी मिल रही है और इसकी पीवी लेनी है, तो 1 से लेकर 10 साल तक की सब्सिडी मिली 6.1710। पीवी आ गई जी, 10 साल की एन्युटी है ना ये। तो रुपीज़ में बोलिए 53680। दिस इज इंटरेस्ट सेविंग 53680। और जब एडजस्टमेंट नंबर 4 आई तो 5 ने आना ही आना है। 4 आ गई जब इंटरेस्ट सेविंग आ गई सब्सिडी पे, तो 5 जो है टैक्स सेविंग लॉस्ट ऑन सब्सिडी, दैट इज अ मस्ट। और चूंकि ये टैक्स एरियर में है तो हमें इसको लहदा पास करना पड़ रहा है। टैक्स एरियर में है, टैक्स एरियर में नहीं है यहाँ पे। ये हम क्या कर रहे हैं सवाल? कौन सा सवाल कर रहे हैं? 47। तो उसमें टैक्स एरियर में है। सोए हुए यार, मैं तो ऑफिस से थका हटा रहा हूँ। तुम लोगों को तो 1 घंटे की ब्रेक मिल गई थी, यहाँ पे फ्रेश नहीं हुआ अभी तक। टैक्सेस आर नॉट इन एरियर्स। तो क्या गलती की हमने? ये गलत कर दिया ना। एक मिनट, पहली बात 536,800 और ये फिगर ज़रा रिवाइज कराओ। ये क्या है भाई? ये हमने गलत कर दिया था ना। टैक्सेस आर नॉट इन एरियर्स। ये हमने एरियर फैक्ट नहीं डाला ना, यहाँ पे तो एरियर फैक्ट नहीं लिया। एरियर फैक्ट यहाँ पे तो हमने 0 के बाद 1 में ही आना था। ये एरियर फैक्ट हमने यहाँ पे गलती से ले लिया था। फिगर बोलो रिवाइज क्या है? जी 1288,320। अच्छा जी, टैक्स अब यहाँ पे बल्कि बेसिक हमारी एडजस्टमेंट ये तो नहीं होनी थी ना, हमें फिर 4 और 5 इकट्ठी कर देनी है ना। ये हमें यहाँ पे 4 और 5 इकट्ठी करनी है। और वो कैसे इकट्ठी होनी थी? ये इकट्ठी होनी थी आपने इसको सिंपली 1 - t कर दो। ठीक हो गया ना? ये करना था ना हमने। इंटरेस्ट सेविंग पे जो टैक्स सेविंग का लॉस होना है, इंटरेस्ट सेविंग को हमने रिड्यूस करना है ना। तो रिड्यूस इंटरेस्ट सेविंग बोलो क्या जी? टैक्स सेविंग 375760। ये हमारी इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू सब्सिडी नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5।
तो 375760, 375760, ये भी सेविंग है हमारी जी। अब डेट कैपेसिटी की टर्म तो सवाल में यूज़ नहीं हुई ना, तो इसका मतलब स्पेड डेट कैपेसिटी की एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, होती भी तो हमने एडजस्टमेंट 3 के साथ कंबाइन करना था बाय द वे। अब यहाँ पे आप एपीवी ले सकते हैं। क्या है जी इसकी एपीवी? -351,563। जी जी हमारी ये एपीवी नेगेटिव आ गई 351563। सो अगर हमसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की बात की जाती है तो प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा हम 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम एक और आगे कंप्रीहेंसिव हमारे पास इलस्ट्रेशन है, उसको हम देखेंगे, इलस्ट्रेशन 48। अच्छा जी एक और की कंप्रीहेंसिव से एक इलस्ट्रेशन है जिसमें अगेन हमारा फोकस वही रहेगा एपीवी के एडजस्टमेंट्स को समझना। वज़ीर लिमिटेड का सवाल है, रिक्वायरमेंट है जी एवेलुएट द डिसीजन, मतलब हमें डिसीजन रूल नहीं बताया गया, टूल नहीं बताया गया, हमें खुद डिसाइड करना है कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन कि कौन सा टूल बेहतर रहेगा यहाँ पे। तो लेट्स सी द डाटा। वज़ीर लिमिटेड is a diversified company that is quoted on stock market. Its current share price is 1.27 and its gearing ratio debt to equity measured by market value is 1.5 ratio 4.2. Its beta equity is 0.925. The company's sausage manufacturing division wants to replace their existing weighing and packaging machinery with the new digital machine which has greater weighing accuracy. This new machine is expected to produce annual pre-tax saving of 4.5 million. The existing machine would have a zero scrap value net of dismantling cost. The new machine would have a cost of 10 million. The company's policy is to evaluate all capital expenditure over 3-year time horizon, and at the end of this time, it is estimated that the machinery would have a disposal value of 1 million. So 10 million की machine 3 साल live, 3 साल बाद 1 million की disposal value. The machine manufacturer is willing to provide a 3-year loan to Wazir for 50% of the machine cost at a special low interest rate of 8%. Wazir's current cost of debt is 12% pre-tax. The company proposes to finance the remaining 5 million required with a 2 million underwritten right issue of new equity and 3 million of retained earning. ये जी हमारे पास ओवरऑल फाइनेंसिंग की कहानी आ गई। The new machinery is thought to add rupees 7 million to company's debt capacity. The rights issue will involve administration and underwriting cost of 3%, equal to 3% of the amount of finance raised. Companies in sausage industry have on average a debt equity ratio measured by market value of 2:3 and average beta equity of 1.025. Corporation tax is charged at 30% payable 1 year in arrears. Tax depreciation is available at the rate of 25%. On reducing balance, the RF is 12 and RM is 19. Corporate debt can be assumed to be risk free. लीजिए जी ये टोटल कहानी आ गई इस केस की। क्या है जिसमें इश्यूज, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, एक आपकी प्री टैक्स सेविंग आ गई, एक रेजिडुअल वैल्यू आ गई, डेप्रिसिएशन थी यहाँ पे कहीं, कितनी है ये 25% डेप्रिसिएशन आ गया, 30% टैक्स रेट आ गया, RF है RM है। तो पहला केस हमारा प्रोजेक्ट कैश फ्लो लें जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, टैक्सेस, रेजिडुअल वैल्यू ये आएगी, फिर नेट कैश फ्लोज को KU पे डिस्काउंट करेंगे, बेस केस NPV आएगी, फिर हम फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, पैसा प्रोजेक्ट के आ किस सोर्स से रहा है, उन सोर्सेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई करके उनको पास ऑन करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल और टैक्सेस एरियर्स में, मतलब 0 से 4 तक हमें टेबल बनाना है। 0 से 4 तक डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे है, हर साल डेप्रिसिएशन कैसे प्रॉफिट बदलने वाले हैं, कैश फ्लो बदलने वाली हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 48, 0 से 4।
0 1 2 3 अच्छा जी, ये जी हमारा बेसिक फॉर्मेट जिसको हम पॉपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है जी? 10 मिलियन, ज़ीरो में आउटफ्लो आ गया। फिर इसकी रेजिडुअल वैल्यू 3 साल बाद 1 मिलियन। फिर प्री टैक्स कैश फ्लोज सालाना प्री टैक्स सेविंग 4.5 मिलियन, 3 साल 4.5 मिलियन। और फिर इसके बाद टैक्सेस बनाने हैं, तो टैक्सेस के लिए हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन लेस करनी है। प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट से टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हम एक वर्किंग से 1 बना लेते हैं इसके लिए। वर्किंग 1 हमारी क्या रहेगी जनाब? 3 साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे पास हैं। तीन साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 3 साल के प्रॉफिट्स, और फिर हम टैक्सेस बनाएंगे 1 2 3। ये भी रुपीज़ इन मिलियन में वर्किंग रहेगी हमारी। हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसको प्री टैक्स कैश फ्लो भी कह रहा है, वो गिवन है जी 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन। और डेप्रिसिएशन हमारी 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, उसके तहत पहली डेप्रिसिएशन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन का 25% 2.5, दूसरी इसका 75% कितना जी? 2.5 का 75 1.8 7। लास्ट बैलेंसिंग है विच विल बी 9 माइनस दीज 2, ऐसा ही है ना? 9 माइनस दीज 2 4.63। लीजिए यहाँ से हम प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की कहानी भी नजर आ रही है, तो मैं लॉस भी डाल देता हूँ। यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे कितना है जी प्रॉफिट? 2.63, और इधर लॉस है 0.13 का। अकॉर्डिंगली हम टैक्स पेमेंट ऑब्लिक सेविंग ले लेते हैं। तो जनाब पहले केस में एट द रेट ऑफ 30%, और जी कितना है जी पहले साल का टैक्स? 0.45, और ये पेमेंट है। दूसरे साल का टैक्स 0.79, ये भी पेमेंट है। तीसरे साल सेविंग है 0.04। लीजिए जी, ये हमारे पास आ गई फिगर्स टैक्स की। सॉरी जी 2 आता है जी, बिल्कुल आता है। तो ये बना 0.6। लीजिए जी, ये हमारे पास फिगर्स आ गई हैं। इन फिगर्स को अब हम एक्सटेंड करेंगे मेन शीट में, और टैक्सेस आर इन एरियाज बाय द वे, ठीक है जी। तो ये आई जनाब पहली 0.6 की पेमेंट, दूसरी 0.79 की पेमेंट, तीसरी 0.04 की सेविंग। लीजिए जी, यहाँ से हमारे नेट कैश फ्लोज बन गए 10 मिलियन, 4.5 मिलियन, 3.9 मिलियन, ये कितना जी? 4.71 and 0.04 KU working 2। यानी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे जी? वर्किंग 2 से अब हम KEU लेके आएंगे, वर्किंग 2 से KU लेके आएंगे। एनी क्वेश्चन? सर इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात लिखी हुई है जिससे हमने डिसाइड किया कि ये एक यूनिट है? एक तो उन्होंने डेट कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे इशू कॉस्ट भी है गालिबन, यहाँ पे स्पे डेट कैपेसिटी भी है, यहाँ पे स्पे सब्सिडाइज लोन भी है। कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की सारी इंडिकेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो कंपनी की करंट गियरिंग 60-40 है,
फाइनेंसिंग की रेशो भी निकाल लो क्या है। फाइनेंसिंग की रेशो उसने क्या बताई हुई है, ज़रा वो भी देख लो। 10 मिलियन फाइनेंस करने जा रहे हो, जिसमें से आप लोगे 5 मिलियन, कितना कहाँ से आ रहा है फाइनेंसिंग की तरकीब है 5 मिलियन जो है वो सब्सिडी पे होगा। नहीं, मैं फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 5 मिलियन डेट है और 5 मिलियन इक्विटी है। इसका मतलब नया प्रोजेक्ट फाइनेंस होने जा रहा है 50-50। करंट गियरिंग क्या कंपनी की 60-40। तो इसमें नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग रेशो करंट प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग रेशो से फर्क है। इसका मतलब बाय रेजिंग फाइनेंस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट कंपनीज गियरिंग विल चेंज। ठीक हो गया, तो ये वो वाली इंडिकेशन भी है। एंड देन अगली कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की भी तीनों सिम्टम मौजूद है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं पीवी पे जा रहे हैं। तो के यू पे जाते हैं जी। हम के यू के लिए वर्किंग टू पे हम जब जाएं तो के यू के लिए हमें चाहिए बी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा एसेट। और इसमें जो आर एफ की फिगर है इस क्वेश्चन में कितनी जी 12%, आर एम 19 माइनस 12 और बीटा एसेट चाहिए तो वो वर्किंग 2.1 से हम लाते हैं। बीटा एसेट हमें कौन सा लेना है, जिस बिजनेस पे हम जा रहे हैं। वजीर खुद तो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, मतलब वजीर में कई प्रोजेक्ट्स हैं, बट जिस प्रोजेक्ट की अप्रेजल कर रहे हो वो कौन सा है, सॉसेज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। तो हमें सॉसेज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन उस बिजनेस का एसेट बीटा चाहिए। वो हमें मिलेगा कहां पे जी, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, जिसमें कहा गया है कि कंपनीज इन द सॉसेज इंडस्ट्री हैव एन एवरेज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:3 एंड एवरेज इक्विटी बीटा इज 1.025। तो जनाब हम बीटा एसेट का फार्मूला लाएंगे। बीटा इक्विटी इज इक्वल टू ई ओवर ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी। पुटिंग इन द वैल्यूज 1.025, equity is 3 over 3 plus 2 into 0.7। तो क्या है जनाब यहां से बीटा एसेट पॉइंट 0.68 बीटा एसेट है। लीजिए जी 0.68 को यहाँ फीड कीजिए तो बताइए कि 25% टैक्स रेट, 30% टैक्स रेट। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0.70 0.70 जनाब यहां से बताइए कि यू क्या आ रही है 16.89%, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 17%। ये हमारी के ई यू बन गई। तो के यू 17% की आ गई हमारे पास। अब हम के ई यू 17% पे डिस्काउंट करेंगे। पी वी और बेस केस एन पी वी निकालनी है। तो जनाब मुझे बेस केस एन पी वी की फ़िगर आप देंगे और ये फ़िगर आप मुझे रुपीज़ में बना देंगे। बेस केस एन पी वी की फ़िगर मुझे आप रुपीज़ में बना दें। कंप्लीट कीजिए कैलकुलेशन, बेस केस एनपीवी की फिगर दीजिए। नेगेटिव 340,000। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब चलें फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की तरफ और फिर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे।
तो हमने वर्किंग 1 और 2 बना ली हैं। वर्किंग 3 में हम जाते हैं और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हमें इन टोटल पैसा कितना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए? 10 मिलियन। और वो पैसा आने कहाँ से जा रहा है? हमें बताया गया है ये पैसा आएगा, सब्सिडाइज्ड लोन है जी। किस रेट पे मिल रहा है जी सब्सिडाइज्ड लोन? 8%, स्पेशल रेट 8% पे है। और ये है कितने का लोन? 5 मिलियन का। फिर इसके बाद 2 मिलियन राइट इशू है और 3 मिलियन रिटेन अर्निंग है। राइट इशू 2 मिलियन का है और रिटेन्ड अर्निंग्स 3 मिलियन की है। यहां से आपका 10 मिलियन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का है वो जो पूरा हो रहा है। अब हमने 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी होती है इशू कॉस्ट। तो सब्सिडाइज लोन पे इशू कॉस्ट है, सप्लायर क्रेडिट है वो, तो उस पर तो कोई इशू कॉस्ट नहीं है। इशू कॉस्ट सिर्फ अवेलेबल है राइट इशू पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले वर्किंग नंबर से 4 बनाते हैं इशू कॉस्ट की। इशू कॉस्ट ऑन इक्विटी है, राइट इशू है, तो इट विल बी 2 मिलियन डिवाइडेड विद 97 इंटू 3 रुपीज में बोल दीजिएगा। 3% है ना इशू कॉस्ट। हमेशा इशू कॉस्ट हम ग्रॉसिंग अप मेथड से निकालते हैं। और जब आपने डेट को ग्रॉस अप किया हो और डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो ग्रॉस्ड अप अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगर हमने कहीं पीछे ओमिट किया हो तो याद रखिएगा। पहले स्टेज में यकीनन हमने किया था 26.5 मिलियन पे हमने इंटरेस्ट लिया था ना। 320 का में नेट डेट चाहिए था, 6.5 की इशू कॉस्ट थी, हमने लिया था 326.5 मिलियन का डेट। हमने उस पर फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करके उस पर टैक्स सेविंग ली थी हमने। दिस इज हाउ वी वर्क। तो जनाब यहाँ पे इशू कॉस्ट कितनी आई? 61856। दिस इज इशू कॉस्ट। कॉस्ट है और ऑलरेडी पीवी में है नेगेटिव। 61856 ये जनाब हमारी इशू कॉस्ट आ गई। अब ये इशू कॉस्ट चूंकि इक्विटी पे है, इस पे कोई टैक्स सेविंग अवेलेबल नहीं है, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 मिस होगी, स्किप होगी। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्या हमने इस प्रोजेक्ट के लिए डेट लिया? आंसर इज यस। और क्या यहाँ पे स्पेयर डेट कैपेसिटी अवेलेबल है? आंसर इज यस, क्योंकि डेट कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 7 मिलियन और डेट आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना लिया? 5 मिलियन का। देयर इज स्पेयर डेट कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन। तो जनाब अब यहाँ पे हमने लेनी है टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। और ये हम मैं सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए लिख रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 प्लस 6 ये कंबाइन होने लगी है। ठीक हो गया? आपकी सिर्फ मेमोरी के लिए लिख रहा हूं। ये वर्किंग 4 से हमने हैंडल किया है, इसको वर्किंग 5 से मैं हैंडल करूंगा। वर्किंग 5 हमारी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एक 5 मिलियन का लोन है जो कि 8% पे है। फिर आपकी स्पेयर डेट कैपेसिटी है 7 मिलियन माइनस 5 मिलियन की, जिस पे आपको लोन मिलेगा किस रेट पे? कमर्शियल रेट पे। और कमर्शियल रेट क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स इज 12%। तो ये जनाब आपका बन गया टोटल सालाना इंटरेस्ट। इस पे टैक्स सेविंग 30% के हिसाब से, इस पे टैक्स सेविंग 30% के हिसाब से, और वो है एरियर में। पीवी लेनी है। पीवी लेने के लिए रेट हम ले लेते हैं जी आरएफ का। आरएफ हमारा रेट हमने कहीं यूज़ किया था, ये जी ये आरएफ है। मैं इसको डिस्काउंट फैक्टर लेता हूँ जी, ठीक है। वैसे तो कमर्शियल रेट भी वही है, एक ही रेट है। कमर्शियल रेट और आरएफ बराबर है, जो मर्जी ले लीजिए। तो 12% प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल, लेकिन सेविंग इज इन एरियर्स। तो 12% 3 साल का एन्युटी फैक्टर क्या है? 402। और 1 साल 12% 1 साल का पीवी फैक्टर डिले के लिए 0.893। लीजिए जी, यहां से आप बताइए आपकी पीवी क्या आती है, रुपीज में फिगर बताएंगे आप मुझे। इंटरेस्ट सेविंग की पीवी, इसमें इंटरेस्ट हमने जो यूज किया डेट वो भी लिया और जो स्पेयर डेट कैपेसिटी वो भी लिया है। 7 मिलियन की डेट कैपेसिटीज प्रोजेक्ट ने रेज की थी, 5 मिलियन का यूज हो गया 8% पे, 2 मिलियन को हमने स्पेयर डेट कैपेसिटी लेते हुए 12% के साथ उसका इंटरेस्ट भी शामिल किया। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रोजेक्ट कितनी है जी? 411,837। दिस इज सेविंग। ये वैल्यू वेरीफाई कीजिए, ठीक है जी। 411,837 411,837 सेविंग। हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 कवर कर ली, 2 नॉट एप्लीकेबल थी, 3 भी होगी, 6 भी होगी, 4 5
आएंगी यहाँ पे? यस, सब्सिडाइज लोन है ना, 4 भी आएगी, सब 4 आ गई तो 5 भी आएगी। मसला कंबाइन करना है कि नहीं करना, टैक्सेस आर इन एरिया, तो ये कंबाइन नहीं होगी। तो जनाब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग भी लेनी है, इंटरेस्ट सेविंग ऑन सब्सिडी, इसके लिए मैं वर्किंग 6 बना लूंगा, और एक टैक्स सेविंग लॉस्ट ऑन सब्सिडी। ये मेरी एडजस्टमेंट नंबर 4 है और ये मेरी एडजस्टमेंट नंबर 5 है, ठीक है जी। ये वर्किंग नंबर 7 से मैं कैटर कर लूंगा इसको। तो जनाब पहले इंटरेस्ट सेविंग ऑन सब्सिडी वर्किंग 6, हमने 5 मिलियन का सब्सिडाइज लोन लिया है, इस पे हमें सालाना कितने % इंटरेस्ट बच रहा है, कितने % की सब्सिडी है? 4% की। तो ये जनाब हमारा सालाना इंटरेस्ट सेविंग आ गई, इसकी पीवी लेनी है तो जनाब फैक्टर 2.402 ही रहेगा ना, 1 to 3 ईयर का फैक्टर यही है, और ये एरियर तो नहीं है तो सेम ईयर है। तो बोलो क्या आई वैल्यू इसकी? 480 49 400 480 400। इंटरेस्ट सेविंग की पीवी 480 400 480 400। अब टैक्स सेविंग लॉस ऑन सब्सिडी, इसी सब्सिडी पे ये जो 480 400 की सेविंग है, 30% के हिसाब से टैक्स सेविंग का नुकसान होगा, और ये नुकसान होगा एरियर में। तो एरियर का फैक्टर हमने ये निकाला हुआ ना ऊपर, ये एरियर का फैक्टर है, माई मिस्टेक। हम इसको 5 मिलियन का 4% का 30%, ये मैंने पीवी ले ली थी गलती से। हमें इंटरेस्ट सेविंग पे टैक्स लॉस लेना है, हम सालाना ये इंटरेस्ट बचाएंगे, ये इंटरेस्ट हम कम चार्ज करेंगे, तो कम चार्ज करने से हमें टैक्स सेविंग कम मिलेगी ना, कैश फ्लो का 30% टैक्स लॉस। जी बेटे टाइमिंग डिफरेंट है ना, ये 1 से 3 पे डिस्काउंट हुआ है, ये 2 से 4 पे डिस्काउंट करना है हमें, ठीक है जी। शायद मैथमेटिकली हो जाता हो वैसे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कर लेना मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, पर ट्राई कर लूँगा तो शायद वैसे भी हो जाता हो। जी बोलो क्या आ रही है वैल्यू यहाँ से? 128699 रुपीज़। ये टैक्स सेविंग लॉस है, 128699 ये लॉस है, 128699। लीजिए जी, यहाँ से आप अब एपीवी ले सकते हैं, सम अप कीजिए क्या आ रही है एपीवी, यहाँ से लेकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। थ्री सिक्स वन 682 पॉजिटिव। हमसे कहा गया था एवेल्युएट द प्रोजेक्ट, चूंकि पॉजिटिव एपीवी प्रोजेक्ट इज फीजिबल। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? एपीवी के जो तमाम एडजस्टमेंट्स हैं उनको हमने कवर किया। आज का हमारा थोड़ा फोकस एपीवी के एडजस्टमेंट पे रहा। कैश फ्लोज वाला काम जैसे मैंने कहा हमारे लिए कोई नया नहीं है, वो हम एनपीवी में भी कर चुके हैं, आगे मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी हमारे सामने आएगा, तो उसमें हमें इंशाअल्लाह कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। कोई सवाल? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये एक एपीवी का क्वेश्चन है, ये आप एज होम असाइनमेंट अगर आपको टाइम ले ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपसे जो क्लास में डिस्कस करूंगा कल इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे मूव कर जाएंगे मज़ीद नए टॉपिक्स की तरफ। मैंने जैसे कहा था कि कॉस्ट ऑफ एपीवी की एडजस्टमेंट हमने एम्पल प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन कर ली है, वही की है। सवाल जितना मर्जी एपीवी का मुश्किल आ जाए, एडजस्टमेंट्स एपीवी के हम देख चुके हैं, बाकी तो कैश शो की कहानी है, वो हम आगे चलते हुए बेतहाशा क्वेश्चन इन्वेस्टर अप्रेजल के भी सामने आएंगे, हम बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन भी देखेंगे, उनमें भी कैश शोज हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो कल हम थोड़ा सा
हमारा जो डिविडेंड पॉलिसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको टच करेंगे, एपीवी का क्वेश्चन, सॉरी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 उसको देखना है, फिर डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी डिस्कशन है, ब्रीफ सी, उस पर बात करेंगे। एक हमारा चैप्टर और है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, शायद उसका मैं सिर्फ एबीसी आपको दूंगा, इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें हमारे बीएफडी के लिहाज से बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज है, सारा नॉलेज वो जो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, सिर्फ उसकी रेशियो एनालिसिस बहुत तैयार आप करते आए हैं, तो वो रेशियो एनालिसिस की एप्लीकेशन फाइनेंसिंग डिसीजन में कैसे की जाती है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, बट दैट विल रिमेन योर होम असाइनमेंट। जो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर है वो होम असाइनमेंट रहेगा। डिविडेंड की एबीसी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में चैप्टर कर दूंगा, कि वो भी जस्ट रीडिंग असाइनमेंट है, उसमें को बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिविडेंड का ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वैल्यूएशन आपकी होम असाइनमेंट, क्योंकि रेशियो एनालिसिस है, नोन एरिया आपका, एंड फाइनली हमें बिजनेस वैल्यूएशन को हिट करना है। तो बिजनेस वैल्यूएशन को हम शायद कल हिट कर पाएँ, या परसों इंशाअल्लाह हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे होंगे उसमें हिट कर रहे होंगे, वहाँ से शुरू कर रहे होंगे। और मैं फिर यहाँ पे आपको वार्न कर दूँ कि बिजनेस वैल्यूएशन हमारे इस पूरे सिलेबस का सबसे ट्रिकी एरिया है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चैलेंजिंग अंदाज में टेस्ट करता है एग्जामिनर, लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स आती हैं, क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन में सिर्फ वैल्यूएशन नहीं होती, उससे रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी नॉलेज हमसे टेस्ट किया जाता है। तो बिजनेस वैल्यूएशन क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे, और इस एरिया में हम काफ़ी ज़्यादा सवाल करेंगे, और वो सवाल जो थोड़ी सी कसर रहेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली, सोर्स ऑफ फाइनेंस वाली, वो भी बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर के साथ ही कवर होने हैं क्वेश्चन। तो वो हमारा एक लॉन्ग सेशन आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का इंशाअल्लाह, जिसमें पीछे से भी जो कमी बेशी थोड़ी सी रह गई है वो भी हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो कल नहीं तो मैक्सिमम परसों से बिजनेस वैल्यूएशन पे हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।